हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं वेक्टर पर। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे? एक ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ये सारी क्वांटिटी हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। इसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसके पास डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड तो सबके पास होगा, जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और डायरेक्शन के बदलने से रिजल्टेंट पे प्रभाव भी होता है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी हमारा वेक्टर कहलाता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। रियल केस में कहीं डायरेक्शन भी आता है तो उसके डायरेक्शन का उसके रिजल्टेंट पर या उसके रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी हमारा स्केलर कहलाता है। अब यहाँ से लिख भी सकते हैं कि वेक्टर का मतलब कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और इफेक्टिव डायरेक्शन हो वो हमारा वेक्टर कहलाएगा। जिसके पास आपका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन कई सारे केसेस में, या यूं कहें तो अधिकांश केसेस में डायरेक्शन नहीं होता है, एक आध केस में डायरेक्शन होता है, लेकिन उसके डायरेक्शन की रिजल्टेंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसके रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में हम बातचीत करें तो एग्जाम्पल में वेक्टर का एग्जाम्पल हो सकता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। हम यहाँ से लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के बाद यदि हम बातचीत करें तो हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमारे पास एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमारे पास यदि बात करें फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल, तो स्केलर का हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो हम बात करें तो डिस्टेंस, ये हमारे पास एग्जाम्पल है स्केलर का, दैट्स राइट। डिस्टेंस के बाद यदि हम बातचीत करें तो स्पीड एग्जाम्पल है हमारा स्केलर का, मास एग्जाम्पल है स्केलर का, टाइम एग्जाम्पल है स्केलर का। इसी प्रकार से वर्क लिखेंगे तो वर्क एग्जाम्पल स्केलर का, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा था इफेक्टिव डायरेक्शन के बारे में। इफेक्टिव डायरेक्शन क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। इफेक्टिव डायरेक्शन का मतलब होता है यदि मान लीजिए कि किसी भी बॉडी पे कोई डायरेक्शन, कोई फिजिकल क्वांटिटी काम कर रहा है और फिजिकल क्वांटिटी के काम करने से यदि उस फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन में बदलाव करते, जैसे मैंने मान लिया कि हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया आपने 10 न्यूटन, और सेम एक दूसरा फोर्स आपने अप्लाई किया, ये हमारा 10 न्यूटन है। तो इस बॉक्स के पास जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा ये 20 न्यूटन के बराबर होगा। वहीं पर हमारे पास कोई बॉक्स है और इस बॉक्स में आप फोर्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाते हैं 10 न्यूटन के बराबर, तो इस बॉक्स का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ इफेक्ट, यानी दोनों फोर्स लगाने के कारण से क्या इफेक्ट होगा वही उसका रिजल्टेंट कहलाएगा। यदि हम दोनों फोर्स को लगाए हैं तो वैल्यू हमारा बढ़ गया है, जबकि हमारे पास दोनों फोर्स है, दोनों का वैल्यू 10-10 ही है। डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण से एक फोर्स दूसरे फोर्स को कैंसिल करेगा, तो रिजल्ट ऑफ इफेक्ट हमारा 0 होगा, इसलिए कहेंगे कि ये हमारा रिजल्टेंट कितना है, 0 है। तो आपने देखा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यदि उसके डायरेक्शन बदलने से हमारे रिजल्ट में प्रभाव आ रहा है। इस केस में रिजल्ट 20 था, जबकि इस केस में रिजल्ट हमारा आपका 0 के बराबर है। सेम है, यदि हमारे पास कोई बॉडी है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन के बराबर, और इसी बॉडी पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 10 न्यूटन के बराबर, और दोनों के बीच में यदि मैं एंगल मान लेता हूँ 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट का वैल्यू आपको 20 ना होगा, नहीं आपका 0 होगा, इसका वैल्यू कुछ और आएगा। इसके वैल्यू को निकालने के तरीका को हम लोग वेक्टर एडिशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। सेम है, और भी एग्जाम्पल हो सकता है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा और दूसरा कोई फोर्स है, ये हमारा 10 न्यूटन का है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होता है ये रिजल्टेंट आपका 10√2 के बराबर आएगा। तो आपने क्या देखा कि वेक्टर का एक वेक्टर तो हमारा हमेशा एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन जैसे ही दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन को आप बदल रहे हैं, तो रिजल्टेंट में आपका प्रभाव दिखना शुरू होता है, रिजल्ट ऑफ इफेक्ट में आपका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास इफेक्टिव डायरेक्शन है, यानी आप उसके डायरेक्शन को बदलेंगे तो रिजल्टेंट में कुछ ना कुछ प्रभाव हमारा दिखेगा। अब स्केलर क्वांटिटी ऐसे होते हैं, या तो उसके पास डायरेक्शन है नहीं, और किसी केस में यदि डायरेक्शन है भी तो डायरेक्शन को यदि बदलिएगा तो उसमें कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। एग्जाम्पल, हमारा जो करंट है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है,
लेकिन इसके डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं होता है, उसके डायरेक्शन को बदलने के कारण से रिजल्ट ऑफ इफेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं कि करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने मान लिया कि करंट का डायरेक्शन ये है, ये हमारे पास यहाँ करंट है, ये करंट आपका 10 एम्पियर और ये भी करंट हमारा 10 एम्पियर है, और जैसे ये करंट हमारा इस वायर में जाएगा तो 10 हमारे पास 20 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन यदि मैं करंट के डायरेक्शन को बदल देता हूँ, करंट के डायरेक्शन को यदि मैं बदलता हूँ, फिर भी हमारा रिजल्टेंट में कोई भी प्रभाव नहीं आएगा, रिजल्टेंट हमारा 20 के बराबर ही आएगा। इसलिए कहा जाता है कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन इसके डायरेक्शन के चेंज करने के कारण से उसके रिजल्ट ऑफ इफेक्ट में कोई भी प्रभाव नहीं आता है। इसीलिए हमारा जो करंट है, ये करंट आपका स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हम बात करें वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दो तरीका है, एक हमारा अलजेब्रिक मेथड है और दूसरा हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड है। इस अलजेब्रिक मेथड में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का फर्दर दो तरीका है। एक तरीका है बाय बोल्ड फेसिंग, और आपकी एनसीईआरटी किताब में जो भी रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, वो सारा आपका बोल्ड फेसिंग के रूप में ही आपका रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमें कोई कहता है कि वेक्टर ए लिखिए, तो वेक्टर ए के लिए क्या करेंगे, ए के ऊपर में ए को बोल्ड फेस कर देंगे। बोल्ड फेस करने का मतलब कि कई बार इसको ओवरराइट कर देंगे, ये बोल्ड फेस है। सेम है हमारे पास यदि कोई कहता है कि वेक्टर डी लिखिए, तो वेक्टर कैपिटल बी, तो क्या करेंगे, बी को बोल्ड फेस कर देंगे, बी को बोल्ड फेस करेंगे। सिमिलरली यदि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, आप वेक्टर ए लिखना चाहते हैं, तो वेक्टर को लिखने का तरीका ये है कि ए वेक्टर ए लेटर के ऊपर में लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, हमेशा याद रखिएगा एरो पर हमेशा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में आप एरो रखेंगे, तो ये भी हमारा वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा। ये और ये हमारा सेम चीजें हैं, ये और ये हमारा सेम चीज है। सेम है यदि हमें कोई कहता है कि वेक्टर कैपिटल ये लिखिए, तो हम सेम एज करेंगे, ए के ऊपर में हम एरो लगाएंगे लेफ्ट टू राइट। यदि हमें कोई कहता है कि वेक्टर आपका बी लिखिए, तो बी में हम क्या करेंगे, एरो लगाएंगे लेफ्ट टू राइट है। दूसरा जो तरीका हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड है, इस ज्योमेट्रिकल मेथड में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जो हमारा एरो है। एरो ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एरो के पास दो चीजें हैं और वेक्टर के पास भी दो चीजें हैं। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड था और इफेक्टिव डायरेक्शन था। सेम है, इस एरो के पास एक लंबाई है और एरो का जो लंबाई है, ये लंबाई आपको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और एरो का जो हेड है, ये हेड आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीका के अलावा वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो अगला स्टेप हमारा वही है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का भी दो तरीका है। एक तरीका है कि जो हमारा वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है, ये बोल्ड फेसेस करके है, आप इसको बोल्ड फेस को हटा दीजिए, सिंपल लिख दीजिए ए। तो अभी आप लिखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ आप लिखना चाहते हैं ए वेक्टर, तो ये बोल्ड फेस के टर्म में बोल्ड फेस हटा दीजिए। सेकंड तरीका क्या है, जैसे और भी यहाँ पर लिखें, जैसे हमारा कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आपको लिख रहा है क्या, कि बी वेक्टर लिख रहा है, कैपिटल बी वेक्टर, ये बोल्ड फेस में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसका बोल्डनेस हटा देंगे। दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका है बाय रिमूविंग एन एरो ओवर ए लेटर। जैसे आप लिखते थे वेक्टर ए को लिखते थे किस प्रकार से, आप यदि मान लें हमें लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ आपका किसका, ए वेक्टर का, तो इस पर से एरो हटा दीजिए। तो जिस प्रकार से बना रहे थे उसको हटा देंगे तो हमारा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर बनाने का दो तरीका था, एक तरीका था कि बोल्ड फेस कर देंगे, वेक्टर बन जाएगा। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए बोल्ड फेस हटा दीजिए। वेक्टर बनाने का दूसरा तरीका था क्या, एरो लिख दीजिए, उसके आपका हेड पे एरो लिख देंगे लेफ्ट टू राइट, और तो इसका मैग्नीट्यूड लिखने के लिए एरो हटा देंगे। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस पे हम बातचीत करें। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नीट्यूड किसको कहेंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है कि जो कुछ भी आप मेजरमेंट करते हैं, व्हाट एवर वी मेजरमेंट, वो हम मेजर, वो हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। जैसे हमने कहा कि हमने किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का और डायरेक्शन की तरफ हो गया ईस्ट की तरफ, तो हमने मेजरमेंट क्या किया 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन हमारा मैग्नीट्यूड है। और हमने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात किया, डिफाइंड पाथ की बात किया, तो ये डिफाइंड पाथ हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कहलाएगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जो कुछ भी आप मेजरमेंट करते हैं वो सारे वैल्यू हमारा मैग्नीट्यूड कहलाता है।
डायरेक्शन किसको कहेंगे? तो डायरेक्शन क्या होता है हमारा? डिफाइंड पाथ, कि जो पाथ पहले से ही डिफाइंड है वो पाथ हमारा डायरेक्शन कहलाएगा। डिफाइंड पाथ ही हमारा डायरेक्शन कहलाता है। जैसे ईस्ट हमारा है, ईस्ट डिफाइंड है, हमारा डायरेक्शन कहलाएगा। ईस्ट वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, आपका ये सब डिफाइंड पाथ है, तो ये हमारा डायरेक्शन है। अपवर्ड ये हमारा डिफाइंड पाथ है, डाउन द वर्ड ये हमारा डिफाइंड पाथ है, तो ये हमारा डायरेक्शन कहलाएगा। इसी प्रकार से मैथ का भी यूज करके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके भी हम लोग डिफाइंड पाथ करते हैं। देखिए कैसे, तो मैंने मान लिया कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे दे दिया है एक्स और वाई एक्सिस हमारा दे दिया। आप इसको तो आप ये भी कर सकते हैं, या एक्स की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, एक्स वाई के टर्म के साथ साथ आप इसमें ये कहें, आप इसको जो हम लोग का डिफाइंड पाथ है, नॉर्थ है, ये आपका आप ये कहें ईस्ट है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, इससे भी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई वेक्टर हमारे पास इधर की तरफ है और ये ईस्ट से 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस डायरेक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है? 20 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। सेम एज कोई वेक्टर हमारे पास यहाँ बना रहा है कितना का? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस डायरेक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है? आप लिखेंगे कितना? 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री किधर की तरफ? तो आपका लिखेंगे साउथ, और ये क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा, साउथ ईस्ट। इसको याद रखने का तरीका हमारे पास काफी आसान है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे एक और देते हैं 60 डिग्री से आपका लिखेंगे, हमने यहाँ पे कहा 45 डिग्री, हमने कहा कि 45 डिग्री हमारे पास है, साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 45 डिग्री हमारे पास कितना आएगा? 45 डिग्री साउथ आपका वेस्ट, नहीं साउथ, और ये क्या आ जाएगा? आपका वेस्ट आ जाएगा। इसको सिंपल ये भी लिख सकते हैं, साउथ वेस्ट भी लिख सकते हैं। यदि एंगल 45 रहता है तो आगे एंगल नहीं भी लिखा जा सकता है, एंगल हम नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन 45 के अलावा कोई दूसरा एंगल होगा तो आगे हम एंगल जरूर लिखेंगे। इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं 20 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, या 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी हम इसको पढ़ सकते हैं। और जनरली इसको लिखने का ट्रिक क्या है कि यदि आपको 20 डिग्री नॉर्थ ईस्ट कह रहा है तो आप ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 20 डिग्री एंगल पे जाएं। यदि आपसे कहता है कि 60 डिग्री, यदि आपसे कहता है साउथ वेस्ट, इस डायरेक्शन को बताइए, तो क्या करेंगे हम लोग? पहले डालेंगे क्या? नॉर्थ एक्सिस, फिर हमारा नॉर्थ है, हमारा साउथ है, हमारा ईस्ट है, हमारे पास क्या है? वेस्ट है। अब क्या लिखना है? 60 डिग्री साउथ वेस्ट। डायरेक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे? वेस्ट से साउथ की तरफ, वेस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री जाएंगे और जो डायरेक्शन मिलेगा वही डायरेक्शन हमारा 60 डिग्री साउथ वेस्ट कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो हमारे पास डायरेक्शन भी हो गया।